हेलो टीजीटी पीजीटी लवर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो सामने स्क्रीन पर आपको एक फ़ोटो दिखाई दे रही होगी जो आप सभी परिचित हैं इनसे, जो कि हमारे अगर हम बात करें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के निर्माता जिनको कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी आज बर्थ डेट है। ठीक है, तो का मतलब अगर हम बात करें पूरा ही देश सेलिब्रेशन कर रहा है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बर्थडे पर। और आज हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना जो सेशन है हमारा, जो कि हम लेकर आए हैं यहाँ पर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है आपका। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है आपका, क्योंकि जीआईसी लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है और यूपी टीजीटी यूपी पीजीटी से रिलेटेड भी आपका ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस है वो सब क्वेश्चन आपके मिक्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो आपको यूपी टीजीटी में भी हेल्प करेंगे, पीजीटी में भी हेल्प करेंगे, और आपका जो जीआईसी वालों का एग्ज़ाम है उनके लिए तो ये हेल्पफुल है ही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज हम ये सीरीज चला रहे हैं और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है कि हु हैड रिटन इंट्रोडक्शन टू गीतांजलि बाय टैगोर। आपको बताना है कि यानी कि जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो गीतांजलि लिखा गया है उसका जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, तो वो किसने दिया, प्रीफेस उसका किसने दिया है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीएस इलियट है, इजरा पाउंड है, इसके साथ साथ डब्ल्यू.बी. ईट्स है, या फिर आई.ए. रिचार्ड है। तो कौन से यहाँ पे आपके जो राइटर हैं जिन्होंने यानी कि प्रीफेस दिया था, गीतांजलि का इंट्रोडक्शन दिया था, तो वो कौन से हैं आपके। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो डब्ल्यू.बी. ईट्स हो जाएगा। इन्होंने ही गीतांजलि का क्या दिया था, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, लिखा है यानी कि, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी आप जान लें यहाँ पे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर द ओरिजिनल बंगाली जो वॉल्यूम था इनका कंटेंट किया गया था, उसमें ओवर यानी कि अगर हम बात करें 150 पोएम्स उसमें शामिल की गई थी, जो कि आपका ओरिजिनल की बात करें तो 1910 में वो पब्लिश हुई थी। और अगर हम बात करें जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया था, जो वो कब किया गया था, वो किया गया था आपका 1912 में। ठीक है, 1912 में इसको पब्लिश कराया गया था। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें इसका इंट्रोडक्शन इसमें दिया था, जो कि आपका यानी कि डब्ल्यू.बी. ईट्स ने इसका इंट्रोडक्शन दिया था, प्रीफेस दिया था इसमें। और इज अ ट्रांसलेशन, कितनी ट्रांसलेशन किया गया था प्रोज पोएम का, जो कि 103 का आपको देखने को मिलता है, विद ओनली अबाउट, जिसमें 52 ठीक है से लेकर इनके फ्रॉम द ओरिजिनल कलेक्शन आपको देखने को मिलता है। द रेस्ट वर्क ट्रांसलेटेड फ्रॉम यानी कि अदर वर्क, जिसमें अदर वर्क आपको देखने को मिलता है, सच है जैसे कि अगर हम बात करें गीतामलो एंड यहाँ पे नैवेद्य आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नैवेद्य। इसके साथ साथ ही बिकम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन विन द नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर। अगर हम बात करें जो कि आपके यहाँ पर जो कि आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं, वो फर्स्ट ऐसे नॉन यूरोपियन जो कि राइटर रहे हैं लिटरेचर में, जो कि उनको क्या किया था, यानी कि नोबेल प्राइज़ उनको मिला था। तो ये नोबेल प्राइज़ आपको कब मिलता है, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिलता है। ठीक है, गीतांजलि के लिए ही, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि द इंग्लिश रोमांटिक पोएट वर इन्फ्लुएंस बाय। जो इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स थे वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस थे, आपको ये बताना है यहाँ पे कि उनका जो आपको दिया गया है यहाँ पे, तो क्या ऑक्सफोर्ड मोमेंट से रिलेटेड थे, या यानी कि डार्विनिज्म आपको देखने को मिलता है। ठीक है, डार्विनिज्म आपको देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे पीसेंट्स मोमेंट्स आपको देखने को मिलता है, या फिर फ्रेंच रिवोल्यूशन से रिलेटेड आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ अगर हम बात करें रोमांटिक एज की बात करें, तो रोमांटिक पोएट्स जो थे वो यानी कि फ्रेंच रिवोल्यूशन से क्या थे, यहाँ पे इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, तो ये आपको देखने को वहाँ पे मिल जाता है। एंड कुछ पॉइंट्स में आपको देखने को बता दूं यहाँ पे, जो इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स जो कि प्राइमरली अगर हम बात करें इन्फ्लुएंस उनके ऊपर जो पड़ा है, ठीक है, तो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का पड़ा है, जो कि पॉलिटिकल यानी कि अगर हम बात करें अफेयर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि कब आपको देखने को मिलता है 1789 में आपको देखने को मिलता है। यानी कि सोशलिटियल चेंजेस उसमें हुए थे, कुछ ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आपको देखने को मिलती हैं, एंड डिजायर टू एक्सेप्ट द इंडस्ट्रियलाइजेशन हुए थे, यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि थ्रू रिटर्न टू नेचर, जिसमें ये नारा दिया गया था प्रकृति की ओर लौटो। ठीक है, एंड द मिडिवल पास्ट जो आपको देखने को मिलता है, दी ऑल्सो ड्रेव इंस्पिरेशन फ्रॉम
लिरिकल जो कि पॉलिटिकल आइडियाज एंड सुपरनेचुरल एंड द एज ऑफ सेंसिबिलिटी आपको देखने को मिलता है। तो इन सबसे ऊपर उठकर उन्होंने क्या किया था, यानी कि नेचर की ओर लौटो, ये यहाँ पे नारा दिया था, जिसमें आपके विलियम वर्ड्सवर्थ सबसे मेन आपको देखने को मिलते हैं रोमांटिक एज के। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द मेटाफिजिकल पोएट्स, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। आपको ये बताना है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑथर है जो कि आपका यहाँ पर शामिल नहीं होता है, यानी कि एसोसिएटेड नहीं होता मेटाफिजिकल स्कूल से। ठीक है, तो जॉन डन है इसमें, आपका हेनरी वेग, ठीक है, वगेहम है आपके, और या फिर आपका जॉर्ज हर्बर्ट आपको देखने को मिलते हैं, या फिर जॉन मिल्टन आपको देखने को मिलते हैं। तो कौन से ऐसे राइटर हैं जो कि आपके कौन से स्कूल से, यानी कि मेटाफिजिकल पोइट्री से संबंधित नहीं है, तो कौन से हो जाएंगे? देखो जॉन डन भी आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे हेनरी वगेन आपको देखने को मिलते हैं, वैग्यून। इसके साथ साथ आप यहाँ पे जॉर्ज हर्बर्ट की बात करें तो ये भी है, लेकिन जो मिल्टन है वो आपको मेटाफिजिकल स्कूल पोइट्री में आपको देखने को नहीं मिलते। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ मेन पॉइंट्स है वो भी आपको ध्यान रख ले। जॉन मिल्टन इज नॉट एसोसिएटेड विद द मेटाफिजिकल पोइट्री। द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वाज कॉइन्ड बाय द क्रिटिक सैमुअल जॉनसन ने इसको कॉइन किया था, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें चीफ जो कि पोएट रहे हैं जिन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है, काम किया, तो वो जॉन डन रहे हैं। ठीक है, लेकिन कॉइन इसको किसने किया था? सैमुअल जॉनसन ने किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कॉइन करने के लिए पूछा जाए तो सैमुअल जॉनसन है, लेकिन जो चीफ वर्क जो सबसे ज़्यादा किया था मेटाफिजिकल पोएट्स में आपको देखने को मिलते हैं, तो वो आपके जॉन डन हैं। अदर पोएट्स की अगर हम बात करें, हेनरी वेगन आपको देखने को मिलते हैं, जॉर्ज हर्बर्ट हैं, ठीक है, एंड्रयू मार्वेल, अब्राहम काउली आपको देखने को मिलते हैं, और इसके साथ साथ रिचार्ड क्रेसवा आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे ऑथर देखने को मिल जाते हैं जो मेटाफिजिकल पोएट्री से संबंधित है। ठीक है, और इसमें जॉन मिल्टन आपके नहीं है। ठीक है, अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच नॉवल, कौन सा नॉवल है, डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ गॉथिक नॉवल, जो गॉथिक नॉवल में शामिल नहीं होता है, वो आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, द कास्टल ऑफ ओट्रेंटो आपको देखने को मिलता है, द ओल्ड इंग्लिश बैरोन आपको देखने को मिलता है, द इटालियन, या फिर प्राइड एंड यानी कि प्रेडिज्यूस आपको देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा गॉथिक नॉवल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो प्राइड एंड यानी कि प्रेजुडिस आपको देखने को मिल जाता है। बोला भी जा रहा सब वर्ड है। ठीक है, चलो आप इसको ध्यान रखना ना। एंड कुछ हम बात करें गॉथिक नॉवल होते क्या हैं वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे आर वर्क ऑफ फिक्सन, ये फिक्शन वर्क होता है, इसमें यानी कि कैरेक्टराइज किया जाता है बाय द चिलिंग एटमॉस्फेयर्स। आपको इस तरह से एटमॉस्फेयर वातावरण दिखाया जाता है जो मिस्ट्री से भरा होता है, रहस्यों से भरा होता है, सुपर नेचुरल होता है, यानी कि भूत प्रेत की बातें होती हैं, इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं। ड्रामेटिक सेटिंग उसमें रखी जाती है, जो कि हॉन्टेड कास्टल आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे यानी कि पुरानी हवेली वगैरह आपको देखने को मिलते हैं इस तरह के, जैसे आप मूवी वगैरह में देखते भी हैं या हॉन्टेड मूवीज़ में देखते हैं, आप हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह में देखते हैं। तो इस तरह के आपको कास्टल दिखाए जाते हैं जहाँ बहुत पुराना मतलब महल दिखाया जाता है, 100 साल पुराना महल, आपको इस तरह से चीज़ें आपको दिखाई जाती है। तो वो आपके गॉथिक नॉवल से रिलेटेड होता है, इस तरह से उनकी सेटिंग रखी जाती है। ठीक है, क्लासिकल एग्जाम्पल की बात करें जो कि इंक्लूड करता है जैसे होरेसियो यानी कि वॉलफेल्स की, आपके वॉलपोन की हम बात करें यहाँ पे वेलपोन की, तो उनका द कैस्टल ऑफ ओट्रेंटो आपको देखने को मिलता है जो कि 1764 में है। मैरी सेली की बात करें अगर हम तो फ्रैंक यानी कि अगर हम बात करें फ्रैंकेनस्टीन आपको देखने को मिलता है जो कि 1818 में आपको देखने को मिलता है। एंड ब्रैम स्टोकर्स का आपको ड्राकुला आपको देखने को मिलता है जो कि 1897 में आपको देखने को मिलता है। तो ये गॉथिक नॉवल के एग्जाम्पल हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि द प्री राफेलाइट मोमेंट इन लिटरेचर वाज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय, आपको बताना है यहाँ पे जो प्री राफेलाइट मोमेंट था वो किससे इंस्पायर होता है। ठीक है, म्यूजिक से, पेंटिंग से, आर्किटेक्चर या फिर पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलता है। तो कौन सा यहाँ पर उनमें आपको देखने को मिल जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ क्या हो जाएगा, पेंटिंग हो जाएगा। तो पेंटिंग हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं हम।
द प्री यानी कि रेफलाइट मोमेंट्स की बात करें तो इन लिटरेचर वाज प्राइमरली इंस्पायर बाय मिडिवल कल्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, एंड अर्ली इटालियन आर्ट उसमें देखने को मिलता है, ठीक है, प्री राफेल, एंड यहाँ पे रोमांटिक पोइट्री आपको देखने को मिलती है, सिंकिंग, ठीक है, सिंकिंग रिटर्न टू इंटेंस आपको देखने को मिलता है, डिटेल्स विवर जो कि कलर आपको देखने को मिलता है, एंड मोरल ठीक है, सिंसेरिटी आपको देखने को मिलती है इसके अंदर, जिसमें कि मतलब चीज़ों को इस तरीके से दिखाया गया है। इनकी पेंटिंग में जैसे आपको मूविंग पेंटिंग आपको देखने को मिलती है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को वहाँ पर मिलती है। रिएक्टेड करते हैं यहाँ पे अगेंस्ट आर्टिफिशियल, यानी कि विक्टोरियन के वो क्या होता है यहाँ पे अगेंस्ट जाकर आपको दिखाया जाता है कि अगेंस्ट होते हैं विक्टोरियन, क्योंकि आर्टिफिशियल चीज़ों से वो क्या है परे आपको दिखाई गई है। एकेडमिक कन्वर्सेशन आपको देखने को मिलती है, ड्राइविंग इंस्पिरेशन आपको देखने को मिलती है, जैसे कि फ्रॉम डेंट यानी कि जो दांते हैं डेंटे जिसको बोलते हैं, या कीट्स, टेनिसन, एंड यहाँ पे आर्थरिन आपको लिंग है आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से वो आपको देखने को मिलते हैं जो अपनी उसमें उनके वर्क में आपको झलकती हैं। तो प्री राफेलाइट्स मोमेंट से संबंधित ये इन सब से ये लोग क्या थे, इंस्पायर थे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि द साइंस एंड पोएट्री इज रिटन बाय, आपको बताना है कि जो साइंस एंड जो पोएट्री है आपकी वो रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई है, टी.एस. एलियट, थॉमस हार्डी, ठीक है, चार्ल्स डार्विन, या फिर I.A. रिचर्ड्स। तो कौन से ऐसे राइटर हैं जो कि साइंस एंड पोइट्री उन्होंने लिखी है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा I.A. रिचर्ड्स, ठीक है। ये क्या है आपके साइंस एंड पोइट्री, इन्होंने जो बुक है वो लिखी है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इन विच ईयर वाज द रेफेलाइट यानी कि प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड आपको देखने को मिलती है। तो कौन से ईयर में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो किस में मिलती है, 1845 में आपको देखने को मिलती है, 1846 में, और 1848 में, 1849 में आपको देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1848 में आपको देखने को मिलता है। प्री राफेलाइट ब्रदरहुड जो एस्टेब्लिश हुआ था वो कब हुआ था, 1848 में आपको देखने को मिलता है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि इन विच सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी में, ठीक है, डिड द रिनेसेंस बिगिन, रिनेसेंस स्टार्ट होता है वो भी इटली में। तो इटाली में आपको बताना है यहाँ पे कि कब होता है, ठीक है, 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी या 16th सेंचुरी। आई होप इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता ही होगा। तो किस में आपका 14th सेंचुरी में हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन है, द रिनेसेंस बिगेन इन इटली, इटली में वो बिगेन होती है ड्यूरिंग यानी कि 14th सेंचुरी के यानी कि कितने किसके दशक में आपको देखने को मिलती है यहाँ पर, जो कि आपको यानी कि 13 के दशक में आपको देखने को मिलती है, विद इट्स रूट्स, ठीक है, टेकिंग होल्ड इन क्रिटिक्स लाइक फ्लोरेंस हमें देखने को मिलता है, यानी कि उस शहरों में आपको देखने को मिलता है जिसकी जड़ें फैल चुकी थी, ठीक है। इटाली की अगर हम बात करें, इटली के अंदर जो फ्लोरेंस आपको देखने को मिलती है वहाँ पर इसकी रूट्स फैल चुकी थी रिनेसेंस की। विल इट ब्लूस, ठीक है, ब्लूम इनके ब्लूसम, देखिए जैसे कि व्हील इट इनकी ब्लॉसम यहाँ पे इनटू द हाई रिनेसेंस आपको देखने को मिलता है उस समय पर, ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से उसकी जो जड़ें हैं वो फैल चुकी थी रिनेसेंस की। और बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे इंटेलियर जो कि कल्चर्स आपको देखने को मिलता है, आर्टिस्ट आपको देखने को मिलता है, एंड इंटेलिजेंचुअल जो कि शिफ्ट करते हैं अवे फ्रॉम द मिडिवल एज, यानी कि मध्यकालीन आपको देखने को मिलता है, स्टार्ट हो जाता है अराउंड द मिड, यानी कि आपका यानी कि 13वीं शताब्दी में आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इस तरीके से वो आता है। एंड कंप्लीट अगर हम बात करें 14th सेंचुरी में आपको पूरी तरीके से उसकी रूट्स जो है वो फैलती हुई दिखाई देती है रिनेसेंस की, ठीक है। तो आई होप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट्स, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा राइटर है जो यूनिवर्सिटी विट्स नहीं है, ठीक है। हमें पता है ना यहाँ पे जो कि कैम्ब्रिज से और ऑक्सफोर्ड से जो यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए जो मतलब जो व्याख्यात थे बहुत ज़्यादा, तो वो आपके राइटर्स आपको बताना है, जैसे कि रॉबर्ट ग्रीन है, थॉमस नेस, फ्रांसिस बेकन और जॉर्ज पिलो।
तो इन चारों में से अगर हम बात करें, जो कि आपका फ्रांसिस बेकन ऐसा राइटर है, ऐसा ऑथर है जो कि यूनिवर्सिटी विट नहीं थे, ठीक है। और अगर हम बात करें कि कौन कौन से आपको देखने को मिलते हैं, 7 इसमें आपको राइटर्स देखने को मिलते हैं जो कि यूनिवर्सिटी विट्स थे, तो उनकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने यहाँ पर दी है, शो करी है। अब आप इसको देख लीजिए यहाँ पे। तो ये ग्रुप था आपका, यानी कि जो कि 16वीं सेंचुरी में आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पर ये 7 ऑथर्स का ग्रुप था जिसमें आपको देखने को मिलते हैं जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे कुछ इसमें, और इसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थे, ठीक है। तो हु लीड द ग्राउंड वर्क फॉर एलिजाबेथन ड्रामा, जो कि एलिजाबेथन ड्रामा उस समय क्या था, यानी कि विख्यात था। कि मेंबर्स इंक्लूड्स, कौन कौन से मेंबर इंक्लूड थे, जैसे कि सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें, क्रिस्टोफर मार्लोव आपको देखने को मिलते हैं, जो कि रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेस, जॉन लिली, थॉमस लोज, और उसके बाद आपका जॉर्ज पीले, एंड इसके साथ साथ हम बात करें थॉमस किड। हालांकि थॉमस किड किसी भी यूनिवर्सिटी से यानी कि वो पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका जो इतना वर्क आपको देखने को मिलता है, इतने उनके जो वर्क में आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इसलिए उनको यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल किया गया है, थॉमस किड को भी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी बना है कि कौन सा इनमें से यूनिवर्सिटी विट नहीं है लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी विट कहलाते हैं, तो वो आपके थॉमस किड हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज इंट्रोड्यूस बाय, किसके द्वारा फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस आप यानी कि इंट्रोड्यूस की गई थी, मिल्टन, विलियम कास्टन, विलियम शेक्सपियर या फिर बेकन। तो आपके कौन थे इसमें, विलियम कास्टन आपको देखने को मिल जाते हैं, जो ही हमारे आंसर भी हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें इन्फॉर्मेशन की, तो विलियम कैस्टन इंट्रोड्यूस करते हैं फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में। ये ध्यान रखना है कि कब कहाँ करते हैं, इंग्लैंड में करते हैं, इन 1476 में। इन 1476 में आपको देखने को मिलती है एस्टेब्लिश्ड हिज वर्क्स ऑफ इन यानी कि क्या है यहाँ पे, वेस्टमिनिस्टर, आफ्टर लर्निंग द टेक्निक इन यूरोप, ठीक है। यूरोप में आपको देखने को मिलता है। ही प्रोड्यूस द फर्स्ट प्रिंटिंग बुक, इन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग बुक जो कि आपको देखने को मिलती है प्रिंट कराई थी, जो कि इंग्लिश की आपको देखने को मिलती है। तो द रिक्यूल आपको देखने को मिलते हैं, द रिक्यूल ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ थ्योरी आपको देखने को मिलता है, थ्रो, जो कि 1473 से यानी कि 74 में आपको देखने को मिलती है इन बेल्जियम में आपको देखने को मिलते हैं, बिफोर मूविंग टू इंग्लैंड, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता है। यूरोप में अगर हम बात करें तो कौन इंट्रोड्यूस कराते हैं, आपके विलियम कैस्टन आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन्होंने कराई थी प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है कि ड्राइडन ऑल फॉर लव इज रिटन इन, आपको बताना है कि ड्राइडन का, ठीक है, जॉन ड्राइडन जो है हमारे, उन्होंने जो ऑल फॉर लव लिखा है वो आपका किस वर्स में आपको देखने को मिलता है, कि वो फ्री वर्स में है, ठीक है, टेरेसा रिमा में लिखा है, ब्लैंक वर्स में लिखा है, या फिर आपका हीरोइक कपलेट में उन्होंने लिखा है। तो किस में लिखा है यहाँ पर हम बात करें तो वो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। एंड इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं। इन्फॉर्मेशन ये है कि ऑल फॉर लव, जिससे कभी कभी अगर हम बात करें यहाँ पे वर्ल्ड ऑल लॉस्ट भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कब की अगर हम बात करें कब आया था, ये 1677 में आपको देखने को मिलते हैं, जो कि एक ट्रेजेडी है रिटन बाय इंग्लिश पोएट एंड प्ले राइट जॉन ड्राइडन, जो कि रेस्टोरेशन पीरियड से बिलोंग करते हैं। इट वाज फर्स्ट परफॉर्म, ये फर्स्ट परफॉर्म हुआ था 1677 में, एंड प्रिंटेड इन द, इसको प्रिंट कराया गया था यानी कि 1678 में आपको ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे 2 डेट आपको ध्यान रखनी है कि अगर वो पूछे परफॉर्म कब हुआ था तो 1677 में, और अगर प्रिंट की बात करें कि प्रिंट ये कब हुआ था तो 1678 में, 1 साल के बाद ये क्या हुआ था, प्रिंट हुआ था, ठीक है। सर्विंग यानी कि एज रिनोड, अगर रेस्टोरेशन अडेप्शन यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे ये किसका वर्क था, जो कि विलियम शेक्सपियर का एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा का ही एक उन्होंने क्या लिया है, उस पर ही यानी कि उसमें से ही कैरेक्टर उठाए हैं, एक उस स्टोरी को अपने तरीके से उन्होंने क्या किया है, जो कि अलग तरीके से बताने का प्रयास किया है, जिसमें वो लव के बारे में बात करते हैं, युद्ध के बारे में वहाँ पे कम बात होती है। जैसे विलियम शेक्सपियर है, युद्ध के बारे में यानी कि वार के बारे में वहाँ पे डिस्कस करते हैं, सारी चीज़ों को रखते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे क्लियोपैट्रा एंड यहाँ पे एंटोनियो पर ही बेस करके उस कहानी को यहाँ पे पिरोया गया है। तो ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, एंड राइम है एम्बिक पेंटामीटर्स में, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलिए, अच्छा अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स करके मुझे बताइएगा भी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि टू विच लिटरेरी एज डिड डिकन्स बिलोंग। आपको बताना है बिलोंग करते हैं जो चार्ल्स डिकन्स हैं वो किस एरा से बिलोंग करते हैं, किस एज से बिलोंग करते हैं। द एलिजाबेथन एज से करते हैं, द अगस्टन एज से करते हैं, विक्टोरियन एज से करते हैं, या फिर वो रोमांटिक एज से करते हैं। तो डेफिनेटली जो हमारे चार्ल्स डिकन्स है वो किस एज से हैं, वो आपके विक्टोरियन एज से रिलेट करते हैं। ठीक है, विक्टोरियन एज के वो क्या है, ऑथर हैं। अब कुछ इन्फॉर्मेशन भी है इनके बारे में, तो वो भी देख लेते हैं। चार्ल्स डिकन्स अगर हम बात करें, इनका जो जन्म हुआ था वो 1812 में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1870 में हुई है। बिलोंग टू द विक्टोरिया एरिया से वो बिलोंग करते हैं। और स्पिनिंग यानी कि रूट अगर हम बात करें जो कि रहे हैं, यानी कि अगर हम बात करें जो कि विक्टोरियन एज कब से कब तक रहता है, तो 1837 से 1901 तक आपका विक्टोरियन एज रहता है। ही इज वाइडली ऑर्गेनाइज करते हैं एज द यानी कि प्रीमिनेंट नॉवेलिस्ट रहे हैं, जो प्रख्यात रहे हैं। ठीक है, नॉवेलिस्ट ऑफ द दिस पीरियड, इस पीरियड के यानी कि जाने माने आपके ऑथर रहे हैं। विद हिज वर्क जो पहचाने जाते हैं ओलिवर ट्विस्ट के लिए एंड ग्रेट एक्सेप्टेशन के लिए पहचाने जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा उनका फेमस हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि वो सोशल सटायर करते हैं, सोशल इशूज़ पे लिखते हैं, लाइक यानी कि पॉवर्टी यानी कि गरीबी पर लिखते हैं, और यहाँ पे जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे लिखते हैं, जो कि उद्योगीकरण पे लिखते हैं। इस तरह की वो चीज़ें यहाँ पर आपके सामने लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्लास यानी कि डिस्पैरिटी आपको देखने को उनके इसमें वर्क में मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज एसोसिएटेड बाय। एसे ऑन क्रिटिसिज्म किसके द्वारा एसोसिएट किया गया है, तो वो कौन से ऑथर आपके हैं यहाँ पे, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, डॉक्टर जॉनसन, या फिर मैथ्यू आर्नोल्ड। आपको बताना यहाँ पर कि कौन से ऑथर है जो कि ऐसे और क्रिटिसिज्म इन्होंने एसोसिएट किया था। तो कौन से राइटर हैं, वो है अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप ने ही ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म को एसोसिएट किया था। तो ये आपको बताना है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं कि एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज लैंडमार्क पोयम रिटन बाय यानी कि अलेक्जेंडर पोप के द्वारा ये लिखा गया और ये इनका लैंडमार्क पोयम रही है। ठीक है, फर्स्ट पब्लिश कराया गया था 1711 में, और डिस्पाइट इट्स लाइक टाइटल, इसका जो टाइटल दिया गया था, इट इज़ नॉट अ प्रोज ऐसे, ये एक प्रोज ऐसे ही नहीं है, बल्कि अगर हम बात करें रेदर इज द यानी कि डेडिकेट करते हैं पोयम रिटन इन हॉरिक यानी कि हीरोइक कपलेट्स में वो लिखते हैं, दैट सर्व करते हैं एज अ यानी कि कॉर्नर स्टोन आपको देखने को मिलता है, कर्नल स्टोन्स आपको देखने को मिलता है। इसके बाद इसमें आपको 18th सेंचुरी में लिटरेरी थ्योरी में वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और वो ये कहते हैं इस वर्क के माध्यम से कि पोप आर्ग्यू करते हैं वो दैट क्रिटिक मस्ट बी हम्बल, जो कि हम्बल यानी कि आपका होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, एंड इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे अप्रिसिएट होना चाहिए। द नेचर शुड बी गाइड फॉर ऑल आर्ट, जो कि आपको यानी कि क्या करता हो, आपको यहाँ पे नेचर के प्रति गाइड करता हूँ। हम्बल होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, इस बात को वो यहाँ पर अपने इस वर्क में कहते हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर पोप का एक लोक यानी कि आपको देखने को मिलता है जो कि लोक ऑफ द रैप आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत मोस्ट फेमस आपका रहा है वर्क। ठीक है, तो ये आपको उनके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन है हमारे सामने कि ठीक है इंटिएटेड द ड्रामा ऑफ आइडियाज। द ड्रामा ऑफ आइडियाज आपको देखने को मिलता है जो कि इज इंग्लैंड इन द 20th सेंचुरी। तो आप किसके द्वारा यहाँ पे देखने को मिलता है, कौन करते हैं उसको, तो टी.एस. इलियट, बर्नार्ड शो, इजरा पाउंड, या फिर आपका W.B. ईट्स। तो कौन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पे इंटिटेटेड करते हैं, तो कौन है वो आपके जॉन बर्नार्ड शा आपको देखने को मिलते हैं, बर्नार्ड शा आपको देखने को मिलते हैं। तो इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जॉर्ज, इसका फुल नेम है जॉर्ज बर्नार्ड शा, इज ऑर्गेनाइज्ड ठीक है एज द प्रिंसिपल इंटिटेटेड एंड लीडिंग प्रोमिनेंट ऑफ द ड्रामा ऑफ आइडियाज आपको देखने को मिलता है। एंड अर्ली 20th सेंचुरी इंग्लैंड ये बिलोंग करते हैं, अर्ली 20th सेंचुरी के ऑथर है। ठीक है, जो कि
ठीक है, ट्रांसफॉर्म करते हैं इंग्लिश स्टेज फ्रॉम रोमांटिक यानी कि मेलोड्रामा से हटकर वो आगे जब बढ़ते हैं यानी कि एक अलग वे आपको देखने को मिलता है उनका, जिसमें वो प्रॉब्लम प्लेज भी लिखते हैं, यानी कि प्रॉब्लम प्ले भी वो यानी कि प्रॉब्लम प्लेज वो लिखते हैं जो उनके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, समस्याएं जो होती है चाहे वो सोशल हो या सोशल से हो सकती है, पॉलिटिकल से रिलेटेड हो सकती है, मॉरल इश्यूज पे वो लिखते हैं। तो इस तरह से इमोशंस एक्शन आपको देखने को मिलता है कि एक अलग वे उन्होंने दिया है अपने वर्क में। जब 20वीं सेंचुरी में वो सबसे यानी कि प्रोमिनेंट ऑथर आपके देखने को मिल जाते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो कि आपके प्रॉब्लम प्लेज लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इस तरह से आपको ये वर्क आपको देखने को मिलता है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की। ठीक है, चलिए भाई आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु बिकम द किंग ऑफ इंग्लैंड इन 1660 टू 1685 तक आपको देखने को मिलते हैं कि कौन से जो किंग है इंग्लैंड में, जो उस टाइम पे कौन सा किंग था, कब से कब तक, यानी कि जो कि 1660 से लेकर 1685 तक। ठीक है, चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकंड, जेम्स फर्स्ट, जेम्स सेकंड, कौन से आपको किंग वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली हमारे चार्ल्स सेकंड वहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि 1660 से लेकर 1660 यानी कि 85 तक आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे कि द रिनेसेंस मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन, जो आपका रिनेसेंस है, ठीक है, जो कि मेड यानी कि बनाता है यहाँ पर ग्रेट इम्पैक्ट डालता है किन ऑथर्स पे, आपको किन पोएट्स पे वो डालता है, रोमांटिक पोएट्स पे, मॉडर्न पोएट्स पे, यूनिवर्सिटी विट्स, या फिर जैकोबियन आपका प्ले राइट्स पे आपको देखने को मिलता है। तो कौन से ऑथर्स पे आपको, कौन से पोएट्स पे आपको देखने को मिलता है उनका ग्रेट इम्पैक्ट, तो कौन से पे हैं, जो कि आपके द रोमांटिक पोएट्स जो है हमारे उन पर उनका इफेक्ट आपको देखने को मिलता है ज़्यादातर। ठीक है, इन्फॉर्मेशन देख लीजिए थे कि द रिनेसेंस हैड अप यानी कि परफॉर्म करते हैं इम्पैक्ट द रोमांटिक पोएट्स, जो कि प्रोवाइडिंग करते हैं बहुत यानी कि थीमेटिक फंडामेंटल आपको फाउंडेशन आपको देखने को मिलते हैं, स्टाइलिश मॉडल फॉर दियर रिबेलेट अगेंस्ट एंड द रिजिडिटी ऑफ द 18th सेंचुरी में आपको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें इनलाइटमेंट करते हैं, जो कि इस बात पर रोमांटिसिज्म विच फ्लोरेंस, जो कि आपको देखने को मिलता है बिटवीन, जो कि कब से कब आपको देखने को मिलता है, रोमांटिक जो एज है आपका 1798 से लेके 1798 से लेके 1837 तक आपको देखने को मिलता है, जो कि रोमांटिक एज आपको पीरियड वहाँ पे देखने को मिलता है। लुक्ड उनकी जो बैक टू द रिनेसेंस टू ठीक है, रिफ्लेक्स आपको देखने को मिलता है इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, इंटेंस इमोशन एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर्स, जो कि रोमांटिक एज में आपको देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा, जो कि नेचर्स के बारे में आपको देखने को मिलते हैं, वहाँ पर इमोशंस के बारे में देखने को मिलता है, ज़्यादातर वो इमोशंस दिखाए जाते हैं जो कि इस एज में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क में आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो इफेक्ट पड़ा था वो सबसे ज़्यादा वो कौन से उस पर पड़ा है, तो रोमांटिक एज पर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, रोमांटिक पोएट्स पे। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी, आपको बताना है कि कौन सी फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी आपको देखने को मिलती है। तो द मिसफॉर्चून ऑफ आर्थर आपको देखने को मिलता है, गोरबड़क आपको देखने को मिलता है, किंग लियर या फिर जोकेस्ट आपको देखने को मिलता है। तो आंसर इसका पहले ही आ रहा है आपका। तो अगर हम बात करें जो फर्स्ट आपकी ट्रेजिडी है वो कौन सी है, गोरबड़क। कभी कभी इसका जो नाम है, कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ मैं, गोरबड़क को ऑल्सो इसको द ट्रेजिडी ऑफ फ्रेक्स यानी कि फ्रिक्स एंड फोरेक्स आपको देखने को मिलता है, फ्रिक्स एंड फोरेक्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बाज रिटन बाय, जो कि दो ऑथर्स ने मिलकर इसको लिखा है। ठीक है, तो आपका एक होता है आपके सिक्विल आपको देखने को मिलते हैं, एंड दूसरा यानी कि थॉमस सिक्विल विली आपको देखने को मिलते हैं, थॉमस नॉर्टसन आपको देखने को मिलते हैं। इट वाज फर्स्ट परफॉर्म ऑन, ये फर्स्ट परफॉर्म की गई थी जनवरी 1561 में, बिफोर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से पहले आपको देखने को मिल जाती है।
ठीक है। द प्ले इज हिस्टोरिकली जो कि सिग्निफिकेंट करती हैं फॉर बीइंग द फर्स्ट इंग्लिश ड्रामा। अच्छा, इसको फर्स्ट इंग्लिश ड्रामा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा है तो भी आपका गॉड ब्रक है, और अगर फर्स्ट ट्रेजिडी आपसे पूछा जाए तो ट्रेजिडी भी आपकी फर्स्ट गॉड ब्रक है, जिसको आपको कभी कभी फ्रेक्स एंड फोरेक्स आपको देखने को नाम मिल जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक माँ होती है जिसके 2 बेटे होते हैं, और उनमें से वो सबसे ज़्यादा प्यार जो करती है वो बड़े बेटे से करती है। यानी कि जो क्या करता है, जो छोटा बेटा होता है वो बड़े बेटे को, बड़े भाई को मार देता है अपने, और उसका बदला जो अपने छोटे बेटे से वो लेती है उसको मारकर। ठीक है, तो उसमें ऐसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्लड शेड वगैरह दिखाए गए, खून खराबा दिखाया गया, तो इस तरह की वो आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये एक आपकी ट्रेजिडी आपको देखने को मिलती है। जिनका इफेक्ट अगर हम बात करें जो कि आपको देखने को मिलता है, जो कि ब्लैंक वर्ड्स में है ये आपको, और इसके साथ साथ जो कि विलियम शेक्सपियर एंड मार्लोव भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित मतलब आपको देखने को मिलते हैं, इनके वर्क में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बॉर्डल जो कि फिक्चर्स प्लॉट आपको रखते हैं, इस तरह का पॉलिटिकल डिस्कवर्ड आपको देखने को मिलता है, जो कि फैमिली यानी कि स्ट्रिप आपको देखने को मिलती है, एंड वॉलेंट रिवेंज आपको देखने को मिल जाता है, उनके वर्क में भी आपको देखने को मिलता है, यानी कि जो विलियम शेक्सपियर हैं उनके वर्क में भी मिलता है, एंड आपका जो कि क्रिस्टोफर मार्लोव है उनके उसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ द बाइबल इनटू इंग्लिश। आपको बताना है कि फर्स्ट ट्रांसलेटर कौन है जिन्होंने बाइबल को क्या किया था, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो थॉमस मोर, जॉन विक्लिफ, या फिर आपका विलियम टाइंडल आपको देखने को मिलते हैं, या फिर विलियम लैंगहैंड आपको देखने को मिलते हैं। तो कौन है यहाँ पर, जॉन विक्लिफ आपको देखने को मिलते हैं, जो फर्स्ट ट्रांसलेटर थे जिन्होंने बाइबल को क्या किया था, इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है इंग्लिश बाइबल में यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि कब किया था, मैन्युस्क्रिप्ट अगर हम देखने को मिलता है 1382 में ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है, लैटिन वोगलेट, और अगर हम बात करें यहाँ पर जो कि विलियम टेंडल आपको इज क्रेडिट इनको भी क्रेडिट जाता है, जो कि विद द फर्स्ट प्रिंटिंग इंग्लिश बाइबल की बात करें जो कि प्रिंट इन्होंने किया था। ट्रांसलेटर की अगर बात करें तो जॉन विक्लिफ आपको देखने को मिलते हैं, और अगर फर्स्ट प्रिंटिंग आपको पूछा जाए कि जो प्रिंटेड किया गया था बाइबल को, वो आपके कौन है यहाँ पे, विलियम जो कि टेंडल आपको देखने को मिलते हैं, फर्स्ट बाइबल ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाता है, इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे दी है मैंने, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने, ठीक है, जो पीरियड दिए गए हैं कि बिटवीन यानी कि 1745 तक इन इंग्लिश लिटरेचर इन कौन सा पीरियड आपको कहलाता है, 1700 से 1745 तक। रेस्टोरेशन पीरियड कहलाता है, कैरोलाइन एज कहलाता है, या फिर अगस्टिन एज कहलाता है, या फिर एज ऑफ जॉनसन आपको देखने को मिल जाता है। तो कौन सा यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा द अगस्टिन एज आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपका 1700 से 1745 तक रहा है। तो कौन सा अगस्टिन एज आपको देखने को मिलता है, जो कि पोप यानी कि एज ऑफ पोप भी आपको कहलाता है, मतलब ये एज आपका। ठीक है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन है। रेस्टोरेशन एज की हम बात करें जो कि कब से कब तक रहा है आपका, जो कि 16 अभी पीछे भी आता है 1660 से लेकर यानी कि 1700 तक। और इसके बाद कैरोलाइन की बात करें तो 1625 से लेकर 1649 तक यहाँ पर कैरोलाइन एज रहता है। अगस्टिन एज की बात करें तो 1700 से 1745 अभी हमने पढ़ा, यही हमारा आंसर भी है। एज ऑफ द जॉनसन की बात करें जो कि एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहलाता है आपका, जो कि आपका कब से कब तक रहा है, जो कि 1745 से लेकर 1798 तक आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आपका क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है रोमांटिक एज स्टार्ट हो जाता है 1798 में। ठीक है, तो रोमांटिक एज स्टार्ट हो जाता है, तो ये तब तक आपका यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, और उम्मीद करती हूँ आपको सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके हिस्ट्री से रिलेटेड है, आपके ऑथर से रिलेटेड है, जो कि मोस्ट ये सारे आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं, फिर वो चाहे उत्तराखंड जीआईसी है, या फिर आपके यहाँ पे अगर यूजीसी नेट से भी है, पीजीटी से भी रिलेटेड है, ठीक है, टीजीटी से भी रिलेटेड है। तो सारे क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जो कि आपके यहाँ पे इनको कलेक्ट किया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी, एंड लाइक भी जरूर कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिडंट विन द
द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। आपको बताना है कि फॉर लिटरेचर के लिए इनमें से कौन सा ऐसा ऑथर है जिसको नोबेल प्राइज नहीं मिला है। ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इसको बिल्कुल मिला है। जॉन गाल्सवर्दी, इनको भी मिला है। W.B. येट्स, इनको भी मिला है। लेकिन जो इनके जेम जॉय आपको देखने को मिलते हैं, इनको यानी कि जो आपका नोबेल प्राइज है वो आपको इनको नहीं मिला है। कुछ लिस्ट मैंने यहाँ पे ली है जो कि नोबेल प्राइज ऑथर्स हैं जो हमारे GIC में भी है और हमारे PGT में भी है। ये आपको समझ लेते हैं हम। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो 1913 में आपको देखने को मिलता है, इनको नोबेल प्राइज मिलता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को कब मिलता है? 1925 में मिलता है। जॉन गाल्सवर्दी की बात करें तो 1932 में मिलता है। और इसी को उल्टा कर दे अगर हम तो जो कि आपका W.B. येट्स है उनको 1923 में आपको मिलता है। यानी कि 3 को इधर कर दो और 2 को इधर कर दो तो ये आपको लर्न रह जाएगा आराम से। फिर है T.S. इलियट की बात करें तो 1948 में इनको मिलता है। और अर्नेस्ट हेमिंगवे की बात करें जो कि हमारी ये भी यानी कि 20th सेंचुरी के ऑथर रहे हैं, तो इनको कब मिलता है? 1954 में देखने को मिलता है। और नेक्स्ट हमारे सामने ये जो GIC लेक्चरर में हमारा जो ऑथर हैं जो कि V.S. नेपोल आपको देखने को मिलते हैं जो कि 2001 में इनको मिलता है। ठीक है, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में आपको देखने को मिलता है। और यानी कि V.S. नेपोल को आपको देखने को मिलता है जो कि 2001 में देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स थे और हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन से आपके सारे क्वेश्चंस मैंने मिस किए हैं, सारे मैंने इनको ऐड करने की कोशिश करी है, सारे फैक्ट मैंने लगाने की कोशिश की है ताकि आप सभी का जो एग्जाम है वो बेहतरीन तरीके से आप स्कोर कर पाए, अच्छे नंबर से पास हो पाए और हमारी एक अच्छी जॉब ले पाए। तो यही कोशिश है, इसीलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन्स आपके सामने लगाए हैं। इसी तरीके से जब तक हमारा एग्जाम नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन सीरीज आपके हर रोज आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।